Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver a very important talk on menstrual cycle disorders. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पूर्व में एक विस्तृत व्याख्यान मैंने केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिलीवर किया था, जो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है और आपको टाइम मिले तो उसको जरूर देखें। इसी श्रृंखला में काफ़ी समय से स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई तरह के डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो उस पर भी एक छोटा वीडियो आप बना के शेयर करें। अब चूंकि ये एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है, एम्ब्रियोलॉजी का भी टॉपिक है, लेकिन मेडिकल एस्पेक्ट से यदि डिस्कस करें तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है और पूरे 1-1.5 घंटे का ये व्याख्यान बन सकता है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर से मुख्य मुख्य जो विकृतियाँ, जो डिसऑर्डर्स मनुष्यों के अंदर पाई जाती है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैमल्स में ओवेरियन साइकिल है वो दो तरह की होती है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स के सदस्यों में पाई जाती है, और दूसरी ईस्टर साइकिल जो नॉन प्राइमेट सदस्यों में पाई जाती है। हालांकि दोनों ही साइकिल में अंडाशय में होने वाली परिघटनाएं एक समान होती है, सेम सीक्वेंस होती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो वेरिएबल होता है। अलग अलग एनिमल्स में इसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक तरह की ये प्राइमेट साइकिल है, और ये साइकिल सभी प्राइमेट्स में पाई जाती है, जिसमें मनुष्य भी हो सकते हैं, चिंपैंजी भी हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं, लगूर भी हो सकते हैं, औरंगुटन है, गोरिल्ला है, गिब्बन है। तो जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें पाई जाने वाली यह साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानी जाती है, और इसका ड्यूरेशन अलग अलग प्राइमेट्स में अलग होगा। आज का ये मेरा व्याख्यान मैं ह्यूमन फीमेल के ऊपर जैसे फोकस करूंगा। इन ह्यूमन बीइंग्स दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेजेस। लेडीज में ये साइकिल 3 अवस्थाओं के अंदर संपादित होती है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड इज ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, जब मंथली पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है तो इसमें रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, और इसका ड्यूरेशन 3 से लेकर 5 दिन तक हो सकता है। फॉलिकुलर फेज के दौरान फिर ग्रेफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, और ग्रेफिन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होने के बाद में ये ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम नामक रचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर ग्रेफिन फॉलिकल तक के बनने की जो प्रावस्था है ये फॉलिकुलर फेज के नाम से जानी जाती है, और ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम के रिलीज होने के बाद का जो ड्यूरेशन होता है ये ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। तो लेडीज के अंदर ये जो पीरियोडिक साइकिल है ये 3 प्रावस्थाओं के अंदर डिवाइड है। मेंस्ट्रुअल फेज जो जनरली 3 से 5 दिन तक ही हो सकती है, फॉलिकुलर फेज ये जनरली पीरियोडिक साइकिल का मिडिल पीरियड होता है, यानी बीच की अवस्था होती है, और ल्यूटियल फेज ये कॉर्पस ल्यूटियम की प्रावस्था है। अब यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम ये दोनों ही एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेफिन फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। लड़कियों में सबसे पहली बार जो पीरियोडिक साइकिल जब स्टार्ट होगा उसको मिनार्क के नाम से या जो दर्शन के नाम से जाना जाता है, और स्त्रियों में अंतिम बार होने वाला पीरियोडिक साइकिल है ये मीनोपॉज के नाम से या रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसलिए एक लेडीज की जो पूरी जो लाइफ की जर्नी है वो यूँ मान के चलो कि मिनार्क से मीनोपॉज तक होती है, और इसमें कि ये बहुत ही एक फेमस पुस्तक भी है, माई लाइफ जर्नी फ्रॉम मिनार्क टू मीनोपॉज। हाँ, अब इसमें जो लड़कियां मोटी होती है
उनके अंदर मिनार्क पहले स्टार्ट होता है। जो लड़कियां फैटी डाइट ज़्यादा लेती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स युक्त, स्टेरॉयड कंपोनेंट युक्त डाइट ज़्यादा लेती है, उनमें मिनार्क पहले स्टार्ट होता है। और जनरली देखा गया है कि जिन घरों में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है, जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्विस करते हैं, वहाँ पर पूरा डिसिप्लिन है, डेकोरम है, वो मेंटेन किया जाता है। तो ये भी देखा गया कि इस तरह के स्ट्रिक्ट माहौल में भी लड़कियों में मीनार की जो साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी लेट होती है। इसके अलावा दुबली लड़कियों में मीनार लेट स्टार्ट होता है, क्योंकि पतलियां लड़की होती है, इसके अंदर बॉडी में एडिपोज टिश्यू नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है। तो जितने भी सेक्स हार्मोन है उसका पेरेंटल कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सो इट इज द जर्नी फ्रॉम मिनार्क टू मेनोपॉज। ये एक ग्राफिकल डायग्राम है, हालांकि इसकी पूरी डिटेल मैं पूर्व के व्याख्यान में आपसे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर इसमें जो सीक्वेंस जो है, इसमें जैसे ओवरी के अंदर सबसे पहले प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होगी, और प्रिमोर्डियल जर्म सेल में oogenesis के दौरान मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में कोशिकाएं डिवाइड होती है, और इस डिवीजन के कारण सबसे पहले प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बनेगा। प्रिमोर्डियल फॉलिकल फिर प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल इसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। टर्सरी फॉलिकल इसके पश्चात ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर यह ग्रेफियन फॉलिकल तक के बनने की जो स्टेज है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होगा तो ये खोखली रचना में कन्वर्ट हो जाता है, और ये खोखली रचना कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानी जाती है। इस कॉर्पस ल्यूटियम में फिर ब्लड भर जाता है, यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ब्लड भरने के कारण यह रचना कॉर्पस हीमोरेगिकम के नाम से जानी जाती है, और अंत में यह रचना सिकुड़ जाती है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रचना कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जानी जाती है। और फिर अगला पीरियड जब स्टार्ट होगा तो उस समय ये मृत रचनाएं जितनी भी होती है, मृत रचनाएं, मृत कोशिकाएं, फाइब्रस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ये शरीर के बाहर ब्लीडिंग फेज के द्वारा निष्कासित होता है, और फिर अगले महीने का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है अंडाशय की, और ये जितने भी प्राइमेट है सभी के अंदर ये सीक्वेंस में परिघटनाएं संपादित होती है। इसका ड्यूरेशन मैंने बताया अलग अलग मैमल्स में, अलग अलग प्राइमेट्स में ये अलग अलग हो सकता है। तो ये 0 डेज से लेके 20 एज तक की साइकिल है। ऐसा मान के चलते हैं कि एक पीरियोडिक साइकिल है वो हर 28वें दिन जैसे संपादित होगी, और इसमें स्टार्टिंग के जो 5 दिन है ये ब्लीडिंग फेज के नाम से या मेंसेस के नाम से जाने जाते हैं, और लगभग 14 दिन के आसपास इस ग्रेफिन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होने के बाद में इसका जो बाद का जो पीरियड है ये ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ओवुलेशन से पहले की जो स्टेज है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जैसे ज़्यादा रहता है, और ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा रहता है। इस तरह ये पीरियोडिक साइकिल एक रेगुलर इंटरवल से ये संपादित होती रहती है। लेकिन फिर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, ओवरी में मालफॉर्मेशंस के कारण, गर्भाशय की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, इसके अलावा सोशल सिचुएशन हो सकती है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन हो सकती है, तो अलग अलग कंडीशंस में इस पीरियोडिक साइकिल्स में थोड़ी बहुत विकृतियां जो होती है, अनियमितताएं होती है, इरेगुलरिटीज होती है, वो देखने को मिलती है, जिन्हें सामूहिक रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। मोटे तौर पर देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स जो है इनको 8 कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप इज एमिनोरिया, सेकेंड टाइप इज ओलिगोमिनोरिया, थर्ड टाइप इज पॉलीमिनोरिया, फोर्थ टाइप is hypermenorrhea, fifth type is menorrhagia, sixth type is metrorrhagia, seventh is dysmenorrhea, and last stage that is menopause. इन सभी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस कारण से ये स्थिति डेवलप होती है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा।
फर्स्ट डिसऑर्डर इज एमिनोरिया, यहाँ पर ए मीन्स एब्सेंट। इस तरह की जो पीरियोडिक साइकिल होती है इसमें ब्लीडिंग फेस नहीं होता है, ऋतुस्राव नहीं होता है, रक्तस्राव नहीं होता है। इन दिस साइकिल मेंसेस इज एब्सेंट। अब ये जो एमिनोरिया है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया एंड सेकेंड इज पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया जो होता है ये एक तरह की टेम्परेरी फेज है, और ये प्रावस्था कब कब संपन्न हो सकती है? दिस कंडीशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग प्री प्यूबर्टी, यानी लड़कियों में यौवन काल से पहले, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जब प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होते हैं, उससे पहले का जो पीरियड होता है वो प्री प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। और प्री प्यूबर्टी पीरियड के अंदर किसी प्रकार का ओव्यूलेशन नहीं होता है, किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती है। इसी तरह फीमेल के प्रेग्नेंट होने के कारण जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रचना है वो टिल डिलीवरी तक बनी रहती है, और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर मेंटेन रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रारंभ नहीं होती है। इसी तरह लेडीज अपने छोटे बच्चों को यदि स्तनपान करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग का जब तक ड्यूरेशन चलेगा तब तक इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। इसलिए मेडिकल साइंस में हर लेडीज को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चे को कम से कम 3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा, और अवांछित प्रेगनेंसी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा मीनोपॉज, और स्त्रियां जब ओल्ड एज की हो जाती है, 50 साल से ऊपर जब आयु की हो जाती है, तो उस दौरान जितने भी ओगोनिया अंडाशय के अंदर होते हैं वो वर्म फॉर्मेशन के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं, और ये घटना रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के नाम से जानी जाती है। तो फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया है, ये एक तरह की टेम्परेरी सिचुएशन है, और ये प्री प्यूबर्टी के दौरान देखी जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है, लैक्टेशन के दौरान देखी जाती है, और मीनोपॉज के दौरान देखी जाती है। सेकेंड टाइप इज पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। पैथोलॉजिकल एमिनोरिया है ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो प्राइमरी एमिनोरिया और दूसरा है इसमें सेकेंडरी एमिनोरिया। हाँ, अब क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमिनोरिया क्या है। कई बार क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो मीनार्क अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड नो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कई बार लड़कियों में ये देखा गया कि 15, 16, 17 साल की एज तक भी उनके अंदर पीरियोडिक साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होती है। इसके अलावा उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। तो ये परिघटना प्राइमरी एमिनोरिया के नाम से जानी जाती है, और ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर से काउंसलिंग और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। अब इस प्राइमरी एमिनोरिया के कारण क्या ही हो सकते हैं, तो मुख्य मुख्य कारण मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, केवल मेन हेडिंग को टच करते हुए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टो मीन्स हिडन। कई बार क्या होता है कि लेडीज के अंदर हाइमन है वो परफोरेटेड नहीं होता है, कई बार वेजाइनल ओपनिंग है वो एब्सेंट होती है। वेजाइनल ओपनिंग एब्सेंट होती है तो उस मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो रही है, लेकिन वो ब्लड बॉडी के बाहर निष्कासित नहीं हो पाता है। तो ये हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसको क्रिप्टोमिनोरिया के नाम से जाना जाता है। सेकेंड रीजन हो सकता है इसमें नो डिफरेंशिएशन इन मुलरियन डक्ट। अब ह्यूमन के अंदर जो प्रीमिटिव गॉनड जो होता है ये एक तरह का बाइपोटेंशियल गॉनड है। इसका परिधि वाला भाग जो कॉर्टेक्स है ये ओवरी की फॉर्मेशन करता है, सेंटर का जो मेडुला पार्ट है ये टेस्टिस की फॉर्मेशन करता है, और कॉर्टेक्स वाले भाग से मुलरियन डक्ट निकलती है, मेडुला भाग से वुल्फियन डक्ट निकलती है। तो ये मुलरियन डक्ट जो है ये आगे चलकर फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में इसमें कन्वर्ट होती है, और वुल्फियन डक्ट जो होती है वो वास डिफरेंस में कन्वर्ट होती है। तो कई बार एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान मुलरियन वाहिनी जो होती है इसके अंदर विभेदन नहीं हो पाता है, और मुलरियन डक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो इस लड़की के अंदर फैलोपियन ट्यूब नहीं बनती है, अंडवाहिनी नहीं बनती है,
प्रॉपर यूट्रस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, और ऐसी कंडीशंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो संपादित नहीं होती है। एक कारण इसमें टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो कई बार टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम की जब कंडीशन होगी तो उसमें सोमेटिक क्रोमोसोम तो 44 ही होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। तो जैसे 44+X0 कंडीशन है, ये टर्नर्स कंडीशन है। इसी तरह 44+Y0 यदि स्थिति है, ये भी एक तरह की टर्नर्स कंडीशन है। तो जब ह्यूमन के अंदर टर्नर सिंड्रोम की जब घटना होती है, उस केस में प्रॉपर कैरियोटाइप नहीं होता है, प्रॉपर क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन नहीं होती है, और उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो संपादित नहीं होती है। कॉलमैन सिंड्रोम, कॉलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, कई बार एक पर्टिकुलर टाइम तक सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता है, और हार्मोन्स की सिक्रीशन की अनुपस्थिति में ऊजनेसिस की क्रिया प्रॉपर्ली संपादित नहीं होती। फ्रॉलिस सिंड्रोम, फ्रॉलिस सिंड्रोम है, इसमें भी जेनाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा में क्या होगा कि कई बार फीमेल में जो प्रोलैक्टिन बनाने वाली जो कोशिकाएं जो होती है, उनमें एक तरह से कैंसर की स्थिति है वो डेवलप हो जाती है। तो ये घटना प्रोलैक्टिनोमा के नाम से जानी जाती है, और इस कंडीशंस में भी पीरियोडिक साइकिल जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है। मेनिंजाइटिस, अपने मस्तिष्क पे 3 आवरण होते हैं जिनको मेनिंजेज के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 आवरण होते हैं जिसमें ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामीटर। तो कई बार ब्रेन की कवरिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में ये बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस की स्थिति में फिर फीमेल के अंदर पीरियोडिक साइकिल है वो संपादित नहीं होती है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत कम मात्रा में सिक्रीशन के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो संपादित नहीं होती है। इसके अलावा कई बार ये अबनॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाती है, जैसे X0। अब X0 कंडीशन है, ये एक तरह की टर्नर सिंड्रोम है। इसी तरह ट्रिपल X सिंड्रोम, ये एक तरह का क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इन दोनों कंडीशंस में पीरियोडिक साइकिल है वो संपादित नहीं होती है। और कई बार लड़कियों में ट्यूबरक्लोसिस के होने के कारण, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो है वो बीमारी हो जाती है, और टीबी होने के कारण भी प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल संपादित नहीं होता है। तो ये कुछ मेन रीजन है जो प्राइमरी एमिनोरिया के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड टाइप है इसमें सेकेंडरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया का अर्थ क्या होगा, व्हेन देयर इज नो मेंसेस अप टू 6 मंथ। कई बार लड़कियों में 6 महीने तक, 8 महीने तक, 1 साल तक ब्लीडिंग है वो नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, और इस तरह की जो कंडीशन है ये सेकेंडरी एमिनोरिया के नाम से जानी जाती है। इस कंडीशन के मुख्य जो रीजन है उसमें एक तो एसरमैन सिंड्रोम, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसके कारण ये स्थिति डेवलप हो सकती है। ओफोरेक्टोमी, ओफोरेक्टोमी का अर्थ है कि कई बार ओवरी के अंदर कैंसर हो जाता है, ओवरी के अंदर गांठ हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, उस केस में सर्जरी के द्वारा अंडाशय को निकाल दिया जाता है, और ओवेरी के रिमूवल की जो परिघटना है ये ओफोरेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। तो ओवेरी के रिमूवल होने के बाद में भी ये स्थिति डेवलप हो सकती है। कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम होने के कारण भी ये स्थिति डेवलप हो सकती है। थैकोमा, थैकोमा का अर्थ है कि जब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है वो मोटी हो जाए, उसमें फाइब्रस टिश्यूज की मात्रा बढ़ जाए, और फाइब्रस टिश्यूज की मात्रा जब बढ़ जाती है उस केस में स्थिति डेवलप होती है। ग्लेक्टोरिया, ग्लेक्टोरिया का अर्थ है कि कई बार लेडीज में मतलब ओल्ड एज में मेनोपॉज हो गया फिर भी
उसके अंदर मिल्क का जैसे सिक्रेशन होता है, और मिल्क का सिक्रेशन जब होता है तो ये घटना ग्लैक्टोरिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा आवश्यकता से ज़्यादा मोटापा, ओबेसिटी, ये भी इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोलैक्टिनोमा, ये एक तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर है। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा सीक्रेट होती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन, यदि ऊपर प्रॉपर यदि पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उस केस में स्थिति डेवलप हो सकती है। हाइपरटेंशन, लड़की बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, पूरे दिन भर लड़ाई झगड़े चलते हैं, और इस तरह की जब कंडीशन होती है उस केस में एमिनोरिया की स्थिति है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस, तनाव जो होता है, टेंशन जब होता है, अब ये स्ट्रेस किसी भी कारण से हो सकता है। स्ट्रेस के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन उत्तरदायी हो सकती है, सोशल सिचुएशन उत्तरदायी हो सकती है, घर का जो कल्चरल माहौल है वो उत्तरदायी हो सकता है, सोसाइटी में जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो उसके लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो स्ट्रेस के कई कारण हैं, और तनाव की स्थिति जब होती है उस केस में अब नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल है वो संपादित होती है। सेकेंड टाइप इज ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो का अर्थ है बहुत कम। इन दिस साइकिल इज इरेगुलर। तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा कि साइकिल है वो अनियमित होती है, अनियंत्रित होती है, इरेगुलर होती है। और इरेगुलर साइकिल के मुख्य जो रीजंस हैं उसमें क्या होंगे? इरेगुलर ओव्यूलेशन, यदि अंडाशय में ओव्यूलेशन ही अनियमित है, ओव्यूलेशन अनियमित है तो फिर पीरियोडिक साइकिल भी अनियमित होगी। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, और कई बार क्या होता है कि अवम की फॉर्मेशन हो गई लेकिन वो ग्रेफिन फॉलिकल से निष्कासित नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन के पूर्णतः अनुपस्थित होने के कारण भी ये स्थिति है वो डेवलप हो सकती है। थर्ड टाइप इज पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया में क्या होगा? इन दिस साइकिल मेंसेस इज वेरी फ्रीक्वेंट। इस तरह की साइकिल में ब्लीडिंग की जो फेज है वो बहुत रैपिडली संपादित होती है, फ्रिक्वेंटली संपादित होती है। इसके पीछे मेन कारण क्या होगा? इस तरह की साइकिल में फॉलिकुलर फेज है वो तो बहुत फास्ट है, लेकिन ल्यूटेल फेज कांस्टेंट है। जैसे मान लो एक मोटा अनुमान के तौर पर मान लो 28 दिन का एक ये पीरियड है, और 28 दिन में पहले जो 14 दिन है वो फॉलिकुलर फेज के नाम से जाने जाएंगे, और लास्ट के जो 14 दिन है वो ल्यूटेल फेज के नाम से जाने जाएंगे। तो कई बार देखा है कि फॉलिकुलर फेज बहुत छोटा होता है, यानी कई बार मान लीजिए 5 दिन के अंदर ही ग्रेफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो गई, और ल्यूटेल फेज एक कांस्टेंट होता है। अब मान लीजिए 5 दिन के अंदर ग्रेफिन फॉलिकल बन गया और ल्यूटेल फेज वो कांस्टेंट है, यानी उसके 14 दिन, तो 5 + 14 = 19। 19 दिन बाद में इसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो संपादित होती है। तो पॉलीमिनोरिया में क्या होगा कि फॉलिकुलर फेज जो होती है ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये बहुत रैपिड होती है, जबकि ल्यूटेल फेज है वो लगभग स्थायी होती है। और इस तरह की जब स्थिति होती है तो पॉलीमिनोरिया की परिघटना देखने को मिलती है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, कई बार ओव्यूलेशन इंटायरली एब्सेंट होता है, ओव्यूलेशन के पूर्णतया अनुपस्थित होने के कारण भी पॉलीमिनोरिया जैसी स्थिति है वो डेवलप हो सकती है। थर्ड इज हाइपोमिनोरिया। अब हाइपोमिनोरिया में नाम से स्पष्ट है, हाइपो मीन्स वेरी स्कैंटी, वेरी लेश। इन दिस साइकिल मेंसेस इज वेरी स्कैंटी। इस तरह की जो साइकिल होती है इसमें रक्तस्राव बहुत कम होता है, वेरी वेरी स्कैंटी। इसके मुख्य रीजन में टीबी का एडवांस स्टेज की यदि ट्यूबरकुलोसिस है उस केस में हाइपोमिनोरिया की परिस्थिति डेवलप हो जाती है। एसरमैन सिंड्रोम, इसके अलावा मालफॉर्मेशन इन ओवरी, अंडाशय में डेवलपमेंट के दौरान किसी तरह की विकृति पैदा होगी, उसके कारण भी हाइपोमिनोरिया की स्थिति है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट टाइप इज मिनोरेजिया। मिनोरेजिया में क्या होगा? इन दिस साइकिल मेंसेस इज वेरी हैवी and for longer duration, but it occurs at regular schedule.
तो इस तरह की जो पीरियोडिक साइकिल होती है, इसमें रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हैवी होता है और लंबे समय तक चलता है। यानी जनरली 3-4 दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन देखा गया कि 6-7 दिन तक रक्तस्राव होता है। लेकिन साइकिल इसमें नियमित अंतराल से होती है। पीरियोडिक साइकिल हर 28वें दिन में आती रहेगी, लेकिन हैवी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है ये लंबा होता है, और इस तरह की जो कंडीशन होती है ये मीनोरेजिया के नाम से जानी जाती है। अब इस तरह की कंडीशन के लिए मुख्य उत्तरदायी जो कारण है उसमें एक तो ब्लड प्रेशर। यदि लेडीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसमें इस परिस्थिति डेवलप हो सकती है। हाइपरटेंशन है अति तनाव की वजह से। यूज ऑफ IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कॉपुलेटरी डिवाइसेस, यानी एक तरह से गर्भ निरोधक साधन है, जैसे लेडीज में कॉपर टी का जैसे यूज होता है। तो जो महीने लंबे समय तक कॉपर टी को काम में लेती है, उन स्त्रियों में मीनोरेजिया की परिस्थिति देखने को मिलती है। यूट्राइन कैंसर, कई बार गर्भाशय में कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, उस केस में भी इस तरह की परिस्थिति है वो डेवलप हो सकती है। एडिनोमाइसिस, कई बार यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो मोटी हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति होने पर भी मीनोरेजिया की परिस्थिति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, तो कई बार थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, कई बार आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होता है। दोनों कंडीशंस में मीनोरेजिया की परिस्थिति है वो डेवलप हो सकती है। इरेगुलर ओजनेसिस, ओजनेसिस अनियमित हो उस केस में परिस्थिति देखने को मिलती है। फॉलिकुलर सिस्ट इन ओवरी, अंडाशय के अंदर पुटक की सिस्ट बन जाए, छोटी छोटी गांठें बन जाए। इसके अलावा सुपरफिशियल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस बोलते हैं एक तरह से सेल्स का डेथ होना, टिश्यूज का डेथ होना। तो कई बार सतही रूप से कोशिकाओं की जो परत है वो मृत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और ये परिघटना होने पर मीनोरेजिया की परिस्थिति है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट टाइप इज मेट्रोरेजिया। In this cycle, menses is between two periods and irregular. अब इस तरह की साइकिल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को जैसे पीरियड आया किसी लड़की के अंदर, 3-4 दिन ब्लीडिंग फिर चला। अब 14वें दिन के आसपास से ग्रेफेन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है, और जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन भी ब्लीडिंग होती है, और फिर 28वें दिन फिर ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसमें ओवुलेशन वाले दिन रक्तस्राव है वो देखने मिलता है, और कई बार लेडीज को यह आभास होता है कि ब्लीडिंग साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में वो मेंसेस नहीं है, वो ओवुलेशन का इंडिकेशन है। तो जिस दिन ग्रेफेन फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा उस दिन ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग ये ज़्यादा नहीं होती है, घंटे 2 घंटे होती है, उसके बाद में ये नॉर्मल रूटीन में साइकिल है वो आ जाती है। अब इस तरह की कंडीशन के लिए मुख्य जो उत्तरदायी कारण है उसमें एक तो कैल्शियम एंडोमेट्रियम, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम है वो शक्त हो जाए, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, उस केस में परिस्थिति डेवलप हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिप, कई बार अंडाशय में छोटी छोटी गांठें जैसी स्ट्रक्चर्स है वो बन जाती है। फाइब्रॉइड यूटिरस, कई बार गर्भाशय जो होता है वो तंतुमय हो जाता है, फाइब्रस टाइप का हो जाता है, शक्त प्रकार का हो जाता है। यूट्रस इरोजन, कई बार गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो ऐसे उतरती है जैसे कोई चमड़ा उतार रहे हैं। तो इस तरह की जो लेयर के उतरने की घटना है ये इरोजन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ट्यूमर इज वेजिना, कई बार वेजिना के अंदर गांठ डेवलप हो जाती है, कैंसर डेवलप हो जाता है, उसके कारण भी ये परिस्थिति है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप इज डिस्मिनोरिया। इन दिस साइकिल मेंसेस इज वेरी पेनफुल। अब इस तरह का जो पीरियड है ये रेगुलर इंटरवल से होता है, लेकिन जिस दिन ब्लीडिंग होती है उस दिन या उससे पहले बहुत ही दर्द की अनुभूति होती है। तो इसको पेनफुल मेंसेस के नाम से, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और पेन की स्थिति के आधार पर ये कंडीशन 3 तरह की हो सकती है। एक तो स्पास्मोडिक, एक कॉन्जस्टिव टाइप, एक मेम्ब्रेनस टाइप।
स्पास्मोडिक टाइप में क्या होगा, इन यंग गर्ल्स जस्ट हाफ आवर बिफोर मेंसेस विच लास्ट फॉर 1 और 2 डेज। तो कई बार जो यंग लड़कियां होती है उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो उससे जस्ट 1-1.5 घंटे पहले बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है, और यह दर्द जो है वो 1 2 दिन तक जारी रहता है। इस तरह की कंडीशन जो है ये स्पास्मोडिक के नाम से जानी जाती है। सेकेंड टाइप इज कॉन्जेस्टिव। कॉन्जेस्टिव में क्या होगा, पेन स्टार्ट्स बिफोर 3 और 5 डेज प्रायर टू मेंसेस। तो कई बार ऋतुस्राव प्रारंभ हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, उससे 4-5 दिन पहले ही जांघों की मांसपेशियों में दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये कंडीशन कॉन्जेस्टिव के नाम से जानी जाती है। और थर्ड इज मेम्ब्रेनस। इस तरह की जो कंडीशन है ये बहुत ही पेनफुल होती है, एंड इट अपीयर्स लाइक कास्टिंग ऑफ यूट्राइन मेम्ब्रेन। और ये घटना ठीक उसी तरह है जैसे कोई मान लीजिए जिंदा गाय से चमड़े को जैसे उतारे, खाल को उतारे। यहाँ पर गर्भाशय के मेट्रोमेट्रियम है वो पूरी तरह से कास्ट होती है, पूरी मेम्ब्रेन है वो एक तरह से उतरती है, और इसको क्षीरण भी बोल सकते हैं, एक तरह से डिके भी बोल सकते हैं। और ये जो घटना है ये काफ़ी पेनफुल होती है, और ये मेम्ब्रेनस प्रकार की होती है। तो डिस्मेनोरिया में पेन का जो फीलिंग है वो 3 टाइप का देखने को मिल सकता है, स्पास्मोडिक टाइप, कॉन्जेस्टिव टाइप और मेम्ब्रेनस टाइप। और लास्ट जो कंडीशन है ये सभी प्राइमेट के अंदर जैसे देखने को मिलेगी, जो जो लेडीज़ की आयु बढ़ती है उनके अंदर पीरियड आने बंद हो जाते हैं, पीरियोडिक साइकिल बंद हो जाती है, ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इसीलिए ओल्ड एज में प्रेगनेंसी की परिघटना है वो संपादित नहीं होती। इन दिस साइकिल मेंसेस इज स्टॉप्ड। इस तरह की साइकिल में मेंसेस है पूर्णतः बंद हो जाता है। इट अकर्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। ये परिघटना 50 साल या इससे बाद में स्टार्ट होती है, और ये देखा है कि गांव में जो लेडीज होती है उनका हेल्थ थोड़ा अच्छा होता है, उनमें 55 साल 60 साल तक भी ये स्थिति देखने को मिलती है। और शहरों के अंदर भागदौड़ जिंदगी है, तनाव भरी जिंदगी है, तो शहरों के अंदर जो लड़कियां हैं, लेडीज है, उनमें 30-35 साल की एज में ही मिनोपॉज है वो देखने को मिलता है। अब मिनोपॉज जो होगा ये अचानक नहीं होता है, इसमें कई तरह की वेरिएशंस देखने को मिलती है, जैसे सडन स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। तो कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल अचानक बंद हो गई, और 5-6 महीने तक पीरियड नहीं आया, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, फिर 5-6 महीने बंद हो गया। तो सडन स्टॉपेज जो होता है वो इसका एक मेन रीजन हो सकता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। तो कई बार क्या होता है कि पीरियोडिक साइकिल तो रेगुलर आएगी, लेकिन रक्त की जो मात्रा निष्कासित होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन 3 से 5 दिन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और कई बार ये देखा है कि जो 50-52 साल की लेडीज होती है उसमें ब्लीडिंग फेज 1 दिन का ही होता है, और इतना ब्लीडिंग भी नहीं होता है। इसके अलावा इंटरवेल बिटवीन 2 पीरियोडिक साइकिल, और जो 2 मेंसेस है इनके बीच में यदि ड्यूरेशंस बढ़ जाए, तो कई बार स्त्रियों में ये भी देखा है कि 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक ऋतुस्राव नहीं होता है, तो ये एक मिनोपॉज के आने का ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पर हर स्त्री के अंदर, हर लेडीज के अंदर ये जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, जो मिनार्क से स्टार्ट होती है और मिनोपॉज पर आकर ये स्टार्ट खत्म हो जाती है। तो पहली बार जो पीरियोडिक साइकिल होती है वो मिनार्क के नाम से जानी जाती है, लेकिन स्टार्टिंग की जो साइकिल होती है उसमें ओवम प्रोडक्शंस नहीं होता है, केवल म्यूकस के समान फ्लूइड है वो वेजाइना से सिक्रीट होता रहता है। तो एनओवुलेटरी साइकिल्स होती है, और ये कंडीशन है वो 5-6 महीने तक, साल भर तक रहती है। उसके बाद ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो फिर ओवुलेटरी साइकिल के नाम से जानी जाएगी। तो ये कुछ मेन टाइप्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स की, और मैं समझता हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसे अपने क्लासमेट के साथ, विद्यार्थियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अंत में
मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you. I'm highly grateful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you.